बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए आज का हमारा टॉपिक है, विषय है पल्लवन। पल्लवन किसे कहते हैं और एक कुशल विस्तारक के या पल्लवनकर्ता के क्या गुण होने चाहिए। पल्लवन शब्द का अर्थ है विशदीकरण या विस्तारण। किसी कथन अथवा सूक्ति को विभिन्न उदाहरणों और प्रमाणों के द्वारा जब हम विस्तृत करके लिखते हैं तो उसे हम पल्लवन की संज्ञा दे सकते हैं। यह संक्षेपण का बिल्कुल विपरीत है। संक्षेपण में शब्द सीमा का बंधन रहता है। संक्षेपण प्रायः मूल पाठ का लगभग 1/3 होता है, जबकि पल्लवन में ऐसा कोई सीमा का बंधन नहीं हो सकता। आप अपनी सुविधा के अनुसार विस्तारण को या पल्लवन को अनेक अनुच्छेदों में भी लिख सकते हैं। विस्तारण अथवा पल्लवन स्पष्टीकरण, व्याख्या, भावार्थ और आशय से सर्वथा अलग है। पल्लवन में जो सूक्ति होती है, जो वाक्य होता है, उसे उसके भाव का प्रसार करने के लिए, उसके सभी मार्मिक पक्षों का उद्घाटन करने के लिए हमें बहुत से उदाहरणों, दृष्टांतों और विविध शब्दों का, अधिक शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। उसमें हमें किसी भी पद्यांश की पंक्तियों की सभी विशेषताओं को इस प्रकार से उद्घाटित करना होता है कि उसमें जो विचार अभिव्यक्त होने चाहिए वह स्पष्ट रूप से सबके सामने आ जाए। पल्लवन में क्या होता है, वाक्य का जो मूल भाव होता है उसका पल्लवन करते हैं। व्याख्या में प्रसंग किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसकी अनुकूल या प्रतिकूल समीक्षा भी हो सकती है, लेकिन विस्तारण में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो हम पल्लवन कर रहे हैं उसमें हमें मूल भाव को विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ता है। पल्लवन में जिन वाक्य या सूत्रों का प्रयोग किया जाता है उसमें हमें ध्यान रखता है कि उसकी नैसर्गिकता या उसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो कहीं छूट ना जाए। पल्लवन में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा केंद्रीय भाव है, अर्थात जो सूक्ति है या जो कथन है, उसका जो मूल है उसमें विचारों का और भावों का प्रवाह बना रहना चाहिए। सूत्रों के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से हम जिस तथ्य को प्रयुक्त करने जा रहे हैं, तथ्य को बताने जा रहे हैं, उसका उद्घाटन अवश्य ही होना चाहिए। पल्लवन की परिभाषा के लिए बहुत से विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो जैसे कि वासुदेव नंदन प्रसाद ने कहा है कि किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। पल्लवन का अर्थ क्या होता है, विषय का विस्तार करना। मतलब एक सूक्ति कह दी गई जैसे कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अब बहुत सारा कहने वाले ने कह दिया एक वाक्य में, लेकिन आपके सामने प्रश्न आएगा कि भाई कुंजी क्या है, सफलता क्या है, ये कोई ताला तो है नहीं, इसको कैसे खोला जाए। तो हमें परिश्रम हमारा मूल भाव हुआ, परिश्रम पर हमें लिखना है, तो हम परिश्रम से संबंधित उदाहरण दे सकते हैं, दृष्टांत दे सकते हैं और विविध तर्कों के माध्यम से श्रम की महत्ता को बता सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में संक्षेपण का जितना महत्व है उतना पल्लवन का नहीं है। संक्षेपण ने आज व्यावसायिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में अपना स्थान महत्वपूर्ण बना लिया है, क्योंकि आज के समय में किसी अधिकारी के पास, किसी उद्योगपति के पास, किसी व्यवसायी के पास इतना समय नहीं है कि वो पत्रों को पूरा पढ़ सके और उसका, यदि उसमें कोई समस्या है तो उसका निवारण कर सके। तो इसलिए हमें संक्षेप में सारी बातों को, महत्वपूर्ण तथ्यों को समावेशित करते हुए अपनी बात को कहना पड़ता है। लेकिन पल्लवन में क्या है, पल्लवन में जो लेखक या विचारक है वो गंभीर विचारों को ऐसी शैली में रखते हैं कि उसका यथार्थ जो है, जो मूल भाव है, वो सरलता से समझ में आ जाए। उसकी व्याख्या करने के लिए, उसका आशय समझने के लिए हमें वाक्य को पल्लवित करना ही पड़ेगा। संस्कृत में जो सूत्र ग्रंथ हैं या सूक्तियाँ हैं जो गंभीर विचारों के लिए प्रयुक्त की गई हैं, उन पर बड़े बड़े व्याख्या ग्रंथ भी लिखे गए, लेकिन
उनको समझाने के लिए मात्र सूक्ति कहने से काम नहीं चलता है, उसको समझाने के लिए हमें तर्कों का सहारा लेना पड़ता है, प्रमाणों का सहारा लेना पड़ता है, उदाहरणों का सहारा लेना पड़ता है। तो किसी भी प्रकार से, मतलब पल्लवन जो है, किसी भी प्रकार से हम सरल सहज भाषा में पढ़ने वाले को समझा सकें। अब पल्लवन से मिलते जुलते कई अन्य रचना रूपों का वर्णन भी किया जाता है, जैसे कि पल्लवन और स्पष्टीकरण क्या है। पल्लवन और स्पष्टीकरण दोनों में विस्तार तो मूल है, दोनों में ही विस्तार होना चाहिए, लेकिन इनके कार्य क्षेत्र में बिल्कुल अंतर है। स्पष्टीकरण में क्या होता है कि जो अवतरण में आई हुई कठिन पंक्तियाँ होती हैं या क्लिष्ट वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं जो समझने में सरल नहीं होते, उनको व्याख्या के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। लेकिन पल्लवन में क्या होता है कि जो अर्थ है, अर्थ की अगर अर्थ कहीं पर समझ नहीं आ रहा है तो उसको सुलझाने का उपक्रम मुख्य नहीं होता, बल्कि मुख्य क्या होता है कि जो दिया गया संदर्भ है उसमें जो केंद्रीय बिंदु है अथवा जो भाव का प्रसार है उसके सभी मार्मिक पक्षों को बता दिया जाए। इस प्रकार दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। इस दृष्टि से स्पष्टीकरण और पल्लवन का मार्ग भी अलग है। दूसरा आता है पल्लवन और व्याख्या। इसमें भी दोनों का मूल आधार विस्तार करना ही है, लेकिन यहाँ भी दोनों का मार्ग अलग है। व्याख्या में क्या होता है कि जो कोई गद्यांश है या पद्यांश है उसकी पंक्तियों की सारी विशेषताओं को बताना पड़ता है और उसमें विचार स्पष्ट रूप से पाठक के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए उसका आकार भी मूल से बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें हमें रस, छंद, अलंकार सारी चीज़ उसकी, यानी कि अभिव्यक्ति पक्ष और अनुभूति पक्ष दोनों को प्रस्तुत करना पड़ता है। लेकिन पल्लवन में ऐसा नहीं है। पल्लवन में हमें किसी गद्यांश या पद्यांश की या सूक्ति की विशेषताओं या सौष्ठव का उद्घाटन करना नहीं होता, बल्कि क्या होता है, मूल भाव का पल्लवन करना ही हमारा विषय क्षेत्र होता है। तो पल्लवन में इसका प्रश्न ही नहीं उठता कि हम उसका सौष्ठव भी बताएं, सुंदरता भी बताएं, बल्कि जो हमारी सूक्ति है उसके मूल भाव को, जो हम मतलब मूल भाव के पीछे छिपा हुआ जो अर्थ है उसको पाठक के सामने लाएं। अगला आता है पल्लवन और भावार्थ। पल्लवन और भावार्थ में मौलिक अंतर है। अगर हम समानता देखें तो केवल इतना कह सकते हैं कि भावार्थ के आकार प्रकार के संबंध में किसी प्रकार की कोई सीमा रेखा निश्चित नहीं की जा सकती, और पल्लवन के संबंध में भी कुछ ऐसी ही बात है, लेकिन दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। भावार्थ के लिए किसी अवतरण या बड़ी रचना की आवश्यकता है, जबकि पल्लवन के लिए एक वाक्य ही पर्याप्त होता है। आप समझें कि भावार्थ जो लिखते हैं वो मान लीजिए 10 पंक्तियां हैं तो हमें 10 पंक्तियों का भावार्थ देना है, 2 पंक्तियां हैं 2 का भावार्थ देना है। लेकिन पल्लवन के लिए मतलब भावार्थ में केवल एक पंक्ति को हम भावार्थ की संज्ञा नहीं दे सकते। पल्लवन में हम सूक्ति के लिए सत्यमेव जयते, इतनी छोटी सी पंक्ति की भी हम पल्लवन कर सकते हैं। तो दोनों में इस प्रकार से पल्लवन और भावार्थ में मौलिक अंतर है। अगला आता है पल्लवन और आशय। आशय का आधार भी विस्तार ही है। एक आलोचक ने कहा है कि उसकी आकार सीमा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। किसकी? आशय की, क्योंकि वह आवश्यकता के अनुसार मूल से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो यदि मूल छोटा होगा, यानी कि जो मूल भाव है, मूल का मतलब है जो मूल अर्थ है, वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यदि मूल छोटा है तो उसका निश्चय छोटा होगा, और मूल यदि बड़ा है तो उसका अर्थ भी या उसका आशय भी बड़ा ही होगा। लेकिन पल्लवन में यदि मूल के छोटा बड़ा होने से कोई प्रश्न नहीं उठता। वह चाहे मूल छोटा है, पंक्ति जैसे सत्यमेव जयते छोटी सी पंक्ति है और परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, बड़ी पंक्ति है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कि मूल का छोटा होना जरूरी है या बड़ा होना जरूरी है। हमें मूल भाव को लेकर चलना है और मूल भाव को स्पष्ट करते समय स्पष्टता का ध्यान रखना आवश्यक है।
तो सूक्ति के मूल भाव को हमें समझना है तो हम विविध उदाहरण दे के, दृष्टांत दे के, प्रमाण दे के अपनी बात को समझा सकते हैं। तो ये हुआ पल्लवन क्या है, पल्लवन से संबंधित अन्य जो रचना रूप है वो क्या है, पल्लवन को किस प्रकार से हम व्याख्यायित करें, यही आज का हमारा विषय था।